के चौथे अध्याय मिठाई वाला के प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है इसमें कि मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था, है ना? तो और वह महीने बाद क्यों आता था? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चे एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। ना हो गया आपका। उसके बाद लिखेंगे इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था, इसीलिए उसे उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावे वह इन चीजों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसको आप लोग फिर से एक बार शुरू से देख लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मिठाई वाला ने वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना और बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जिससे बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा प्रश्न है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देखते हैं सभी से दो दो पैसे में पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हैं। इसके बाद है कि इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है ना? चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, है ना? इसका उत्तर देंगे हम लोग कि खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौना उनका मन चाहा और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया, है ना? उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह ही उसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेच रहा था, है ना? तो यही कारण थी कि रोहिणी को मुरली वाले का स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो गया था। इसके बाद छठा सवाल है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायियों का सुनाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक होकर बताया कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, है ना? उससे पास सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यापारियों को अपने
इन व्यवसायों को अपनाने का निम्नलिखित क्या कारण बताएं? तो अब देखते हैं इसमें कि मैं इस व्यवसाय के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते और इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों को बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है ना? चलिए, इसके बाद यहाँ आपका सारा प्रश्न खत्म। एक और प्रश्न है कि अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? ना, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन सब जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे-छोटे बच्चे चुन्नू-मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों की मिठाई से भरी एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो वह कहता है कि अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया है और ये बच्चे उसे अपने बच्चे जैसे लगे, इसीलिए वह पैसे नहीं लेता है। 8वां नंबर है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज की औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? अपनी राय में क्या यह सही है? तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार और आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के, है ना, यानी कि पर्दा के पीछे बात करने के लिए मजबूर होती है। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं और दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए, है ना? और इन पिछड़े वर्गों की जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकेगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सारे प्रश्नों को देख लिए हैं। आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बाकी सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन